अंशिका का अपहरण। कुछ ही देर में सभी लोग थिएटर की ओर चले जाते हैं। आदि अब तक उस बहाने से अनन्या से बात करने के लिए ढूंढ रहा था। वह उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। वहीं अनन्या अपनी आंखें छोटी करके उसी घूमने लगती है तो आदि अपने दांत दिखा देता है। ये तो अनन्या उसके कान के पास जाकर कहती है, यह कोलगेट का ऐड बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। इतना सुनते ही आदि का मुंह बन जाता है। वहीं अनन्या मूवी देखने लगती है। आदि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अनन्या से किस तरह से बात करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या को इससे अच्छी प्रॉब्लम जाती। वहीं सभी लोगों का कंसेंट्रेशन मूवी पर था। मूवी में जैसे ही एक रोमांटिक सीन आता है, आदि अपनी सपनों की दुनिया में फिर से एक बार खो जाता है। अनन्या और उसके प्यारे प्यारे बच्चे बस सपने में देखता है कि उसके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और वहां अनन्या के साथ अपना रोमांस जारी है। वहां जैसे ही अनन्या को किस करने वाला होता है, आदि को अपने पैर पर तेज दर्द महसूस होता है तो वह अपने होश में आता है। वह देखता है कि अनन्या उसी घोर देख रही थी और उसका पैर आदि के पैर पर है। यूस देखकर वहां मासूम सी तो अनन्या उसे घूर कर देखने लगती है तो वह चुप हो जाता है। वहीं अनन्या आदि की ऐसी शक्ल देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहीं न कहीं उसे भी आदि का अपने पास आना पसंद आ रहा था। पर उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ था कि वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस वजह से वह आंधी से दूर ही रहती है। अंशिका का ध्यान तो इस वक्त मूवी पर बिल्कुल भी नहीं था। वह अभी भी भाई के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय का कॉल क्यों नहीं लग रहा है। वह कब से भाई को फ़ोन ट्राई कर रही थी और उसे यह भी पता नहीं था कि वह कब तक आएगा। उसने सोच लिया था कि वह इस बारे में जरूर बात करेगी। उसने सोच लिया था कि वह इस बारे में जरूर बात करेगी। वहीं यही पायल और वंश मूवी देखने की बजाय एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे। मैं खुशी, कहीं न कहीं सुमन भी अपनी नजरें बचाकर एक दूसरे को कभी कमी देख रहे थे। यह सभी लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। कुछ देर में मूवी खत्म होती है और वे लोग बाहर। यह सोचकर वह मन मारते हुए खुशी के साथ चला जाता है। ये वही उनके पीछे आ जाते हैं। कुछ देर में आइसक्रीम खाकर सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं उनके निकलते ही एक आदमी कॉल पर कहता है, हाँ सर, वे लोग यहाँ से निकल गए हैं। इतना सुनते ही सामने वाला आदमी बड़ी ही भ्रमित से हंसने लगता है और कहता है, यह उड़ तो सबको। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता। जिसे कुछ देर वंश के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उन सब लोगों को घेर लेते हैं। वहीं सब चीजों में किसी का ध्यान अंशिका पर नहीं जाता है। एक आदमी छुपकर जो मौके की तलाश में था, वह अंशिका के सिर पर गंतन देता है और कहता है, अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिंदी की कोशिश की तो मैं इस लड़की का सिर उन्ना दूंगा। देखकर वंश की और बाकी सबकी तो जैसे जान ही अटक गई थी। वंश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। अगर अंशिका को कुछ भी हुआ तो अभी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और वह भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वही अंशिका जिसकी सर पर गलत आनी हुई थी, वह हम बहुत ज्यादा डरी हुई थी और डर के मारे काम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। मनाली में पहले वह गूंडे जो अंशिका को अपने साथ ले जाने वाले थे और ये लोग आखिर उसने ऐसा क्या किया है। ये सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े, यह सोच ही रही थी। अंशिका को अपने बालों में तेज दर्द होता है। वह गूंडा अंशिका को बालों से पकड़कर अपने ही कुछ साथियों के साथ गाड़ी में बिठाकर जाने लगता है। पर जैसे ही वहां लोग अंशिका को लेकर जाते हैं, जल्दी से अभय का नंबर डायल करता है। अभी जो एक मीटिंग हॉल में अपनी किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, उसका फ़ोन बज रहा है। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मीटिंग की बात तो उसे इस तरह से डिस्टर्ब करे। बर्बाद ऐसे ही वंश का नाम देखता है, वह तुरंत कॉल उठा लेता है क्योंकि वह जानता था कि जैसे यह कॉल कान से लगता है, उसे वंश सारी बातें बताती है। लगता है जैसे वंश सारी बातें बताता है और सभी लोग डर के मारे काटने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से उन लोगों को इतनी ठंड क्यों लगने लगी रहा। तभी सभी लोग अभय की तरफ देखते हैं जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं और इस वक्त वह किसी शैतान के राजा की तरह लग रहा था। उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। अभय ही अपनी कॉल वॉइस में बॉडी गौरी को बुलाता है और कहता है, जेट रेडी करो, मैं भी इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर किसी की कुछ कहने के लिए हिम्मत नहीं होती है और वह वहां से चला जाता है।
कुछ देर में अभी अपने जेट में बैठकर इंडिया के लिए निकल जाता है। उसके लिए तो हर एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह उसे अगर वहां अंशिका को छोड़कर वहां से नहीं आता तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इस शहर के सारे पुलिस वंशिका का पता लगाने में लगी हुई थी। वहीं घर में आरती जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह रोते हुए कहती है, भगवान जाने हमारी बच्चे को किसकी नज़र लग गई है। पहले मनाली में वह सब हुआ और अब आज अंशिका का इस तरह से किडनैप, न जाने हमारी बच्ची के साथ में होगी या करवा उसके लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इस शहर के सारे पुलिस वंशिका का पता लगाने में लगी हुई थी। वहीं घर में आरती जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह रोते हुए कहती है, भगवान जाने हमारी बच्चे को किसकी नज़र लग गई है। पहले मनाली में वह सब हुआ और अब आज अंशिका का इस तरह से किडनैप, न जाने हमारी बच्ची के साथ में होगी या करवा। जोर से रोने लगती हैं। उनको इस तरह से रोते देख आकाश जो उनके पास आते हैं और उनके पास बैठते हुए उन्हें समझाते हुए कहते हैं, आरती जी खुद को संभालिए, अगर आप इस तरह से रोएंगी तो बच्चे भी डर जाएंगे। इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आओ। ये कहकर वहां आरती जी को शांत करने लगते हैं। वहीं दादाजी और दादी जी भी परेशान इधर उधर चक्कर कर